Bismillahirrahmanirrahim. Uh, these were the topics which we covered in our last lecture. Uh, Basic terminologies of the database were discussed. जैसे रिलेशन टेबल को कहा जाता है, एट्रीब्यूट कॉलम को कहा जाता है, डोमेन उसकी अलाउबल वैल्यूज होती हैं, टपल रो को कहा जाता है, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स को कहा जाता है, किसी टेबल में कितने कॉलम्स हैं, नंबर उसका उसको डिग्री कहा जाता है। जैसे कि 10 कॉलम्स हैं तो 10 डिग्री। किसी टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, फॉर एग्जांपल 20 रोज हैं तो उसकी कार्डियनलिटी विल बी 20। सो कार्डियनलिटी इज द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन मतलब टेबल, और टपल मींस रो। रिलेशनल डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन विद डिस्टिंक्ट रिलेशन नेम्स। तो रिलेशनल डेटाबेस वो है जिसमें टेबल्स हो और हर टेबल का नाम डिफरेंट हो। दिस वाज द एग्जांपल। एक छोटा सा डेटाबेस है, उसमें दो रिलेशंस हैं। एक रिलेशन का नाम है ब्रांच, दूसरे रिलेशन का नाम है स्टाफ। दीज आर टू रिलेशंस, ठीक है। और इसके अलावा वी हैव गॉट these are the this is the example of domain. Domain, the possible values of the domain। और ये अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजीज थी जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि a table is also known as relation is also known as table or the file। It is also known as tuple is also known as row or the record। Attribute is also known as column or the field। ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। देन रिलेशनल स्केमा हम कहते हैं उसको। द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटाबेस आर नोन एज रिलेशनल स्केमा। जैसे कि टेबल जब बनाते हैं तो उसका टेबल का नाम क्या है, उसमें प्राइमरी की कौन सी है, उस कॉलम की डेटा टाइप क्या है, कॉलम की साइज कितनी है, कॉलम नल हो सकता है या नहीं हो सकता, फॉरेन की क्या है उसकी। दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस, जिस जहाँ पे इसको कैटलॉग या मेटा डेटा कहते हैं। और स्केमा इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल। टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसके स्केमा कहलाता है। जैसे कि टेबल में कॉलम कितने हैं, कॉलम्स की डेटा टाइप क्या है, कॉलम की साइज कितनी है, कॉलम के नेम्स क्या है, दे आर नोन एज रिलेशनल स्केमा। और रिलेशनल डेटाबेस स्केमा मींस डेटाबेस के अंदर जितने भी रिलेशंस हैं उनकी डेटा को आप रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। जैसे कि कहता है सेट ऑफ रिलेशन स्कीमास ईच विद डिस्टिंक्ट नेम। हर टेबल का स्कीमा हो और उसके नेम्स डिफरेंट हो तो उसको रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है। इसके अलावा सेल किसको कहते हैं? सेल आपको मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इसको आप सेल कहते हैं। सेल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है और उसको आप सेल कहते हो। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस किसकी, मतलब कॉलम किसी भी सीक्वेंस में हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कॉलम्स पहले बना दें, बाद में कोई कॉलम्स बाद में क्रिएट कर दें तो डजंट मैटर। देयर सीक्वेंस बेसिकली डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स। सो order of the attributes or order of the tuples have no significance, right? So they can be created in any order and they do not affect the sequence। उसके बाद रिलेशनल कीज पढ़ाए थे। रिलेशनल की में मैंने आपको सुपर की बताया था सबसे पहले कि वो कीज जो कि यूनिकली टेबल के अंदर आइडेंटिफाई करें रोज को। वो सारे कॉम्बिनेशंस चाहे एक कॉलम हो या मल्टीपल कॉलम्स मिलकर किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हो तो यू कॉल देम एज द सुपर कीज। और उन सुपर कीज में से कैंडिडेट कीज वो कीज हैं जो कि यूनिकनेस भी बरकरार रखते हो और रिड्यूस ना हो सकते हो फर्दर, तो उनको कैंडिडेट कीज कहा जाता है। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि सुपर की दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका सबसेट सुपर की ना हो तो उसको आप कैंडिडेट की कहते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया था, रोल नंबर और एनआईसी को मिलाएंगे तो आपका रोल नंबर और एनआईसी दोनों मिलकर बनाएंगे क्या बनाते हैं, वो आपकी सुपर की बनाएंगे। लेकिन कैंडिडेट की उसको नहीं कह सकते क्योंकि दोनों को अगर अलग अलग करें तो दोनों अलग अलग सुपर कीज भी हैं, तो मिलाकर भी सुपर कीज हैं। अगर अलग अलग करते हैं एनआईसी रोल नंबर को तो भी दोनों ही सुपर कीज हैं। सो देयरफॉर देयर कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमेशा वो होगी जो रिड्यूस ना हो सकती हो फर्दर, ब्रेक ना कर सकते हो जिसको,
और अगर उनको ब्रेक करें तो उनकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी खत्म हो जाए अगर, तो उसको आप कहते हैं द कैंडिडेट की। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये प्राइमरी की बताया था, फिर अल्टरनेट और फिर फॉरेन की भी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। यहाँ तक हमने ये कवर किया था स्लाइड नंबर 12 तक। अभी जो स्टार्ट करूंगा दैट विल बी द न्यू टॉपिक व्हिच इज टुडेज टॉपिक। तो ये बस 3-4 स्लाइड्स हैं वो करेंगे, फिर मैं आपको ओरेकल की एक दो चीजें समझानी है वो करवाऊंगा आज में। सो एनी क्वेश्चंस सो फार? Okay, no questions. Then now let's get back to the topic which is integrity constraints. Constraints क्या होते हैं? Constraints कहते हैं रूल्स को, ठीक है। और डेटाबेस में इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला कंस्ट्रेंट है नल। नल कहते हैं उसको जो कि किसी जगह पे कोई डेटा खाली हो या स्पेस खाली हो तो उसको नल कहते हैं। खाली खाली जगह को आप नल वैल्यू या नल स्पेस कहते हैं। जैसे कि एक्सेल खोलता हूं मैं, ये स्पेस जैसे नजर आ रहा है आपको, इस ये खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, और ये इसके मार्क्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये उसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल, और ये उसका फोन नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन ये जगह जो है जहाँ पे इसका लास्ट नेम आना था, कास्ट उसकी एंटर करनी थी हमें, फॉर एग्जांपल सर नेम एंटर करना था, बट दिस इज एम्प्टी, सो दिस स्पेस इज नोन एज नल वैल्यू, ठीक है, खाली है, अभी इसमें कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और स्टूडेंट है, उसकी कास्ट तो हमें पता है फॉर एग्जांपल, मार्क्स लेकिन उसके पता नहीं है अभी हमें, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, और ये उसका फोन नंबर। तो ये जो खाली छोड़ रहा हूँ स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज नल स्पेस, ठीक है, खाली स्पेस है ये। सो व्हाट यू कॉल इट एज नल, ठीक है। सो नल बेसिकली आर द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स द रूल, which means null represents value for an attribute that is currently unknown or not applicable for the tuple। कहता है ऐसी जगह या ऐसी कोई वैल्यू जो अभी हमें पता ना हो या वहां पे एप्लीकेबल ना हो तो उसको आप नल वैल्यू कहते हैं। तो जैसे कि मुझे अभी किसी बंदे की, इस बंदे की कास्ट नहीं पता, तो मैंने खाली छोड़ दिया है अगर, तो इसको आप कहेंगे ये इसकी नल वैल्यू है, ठीक है। और ये इसका मुझे अभी मार्क्स नहीं पता, इसके क्या मार्क्स हैं, बाद में एंट्री होगी शायद, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल कहूंगा कि ये इट्स अ नल वैल्यू। तो नल वैल्यू तब छोड़ते हैं जब हमें कोई चीज पता ना हो या किसी जगह पे वो वैल्यू एंटर ना कर सकते हो हम किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको आप नल वैल्यू कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये है क्या, डील्स विथ इनकम्प्लीट और एक्सेप्शनल डेटा। ये इनकम्प्लीट डेटा कहलाएगा अभी, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक कॉलम खाली है विच इज नल, ये वाला खाली है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट या दूसरा था इनकम्प्लीट या एक्सेप्शनल डेटा, ऐसा डेटा जो एक्सेप्शनल हो, ये यानी कि अलग हो दूसरी डेटा से, या फिर इनकम्प्लीट हो जो कि कंप्लीट ना हो, जिसमें वैल्यू मौजूद नहीं है अभी। So incomplete data which is not complete और exceptional data means which is different from the other data। तो ये इस टाइप ऑफ डेटा को आप नल डेटा या नल वैल्यू कहेंगे। अच्छा, ये नल होता क्या है? नल रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नल तब देंगे जब वैल्यू ना हो अवेलेबल, एंड इट इज नॉट एज सेम एज जीरो, ये ना तो जीरो है और ना स्पेस, राइट। विच आर द वैल्यूज? अगर मैं इसमें स्पेस दे दूं ना, स्पेस का बटन दबाऊं अगर, जो कीबोर्ड पे स्पेस का बटन होता है, तो स्पेस एक करेक्टर है, याद रखिएगा हमेशा। स्पेस क्या है? स्पेस एक करेक्टर है, और जीरो भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं इसमें जीरो एंटर करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नल है, अब ये नल नहीं है, अब ये जीरो है। जीरो इज अ वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अब ये नल वैल्यू है, अब ये जीरो नहीं है बल्कि नल है। अच्छा, अगर मैं स्पेस दे देता हूँ, ये देखें कीबोर्ड से मैंने स्पेस प्रेस किए 3-4 और मैंने इसको क्लियर कर दिया, तो इसके अंदर स्पेसेस सेव है अभी। स्पेस या जीरो जो होता है वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बाइट्स रिजर्व करता है, याद रखें, ठीक है। स्पेस इज ऑक्यूपाई बाइट्स, जीरो भी बाइट्स रिजर्व करता है। लेकिन जब आप इसको नल वैल्यू देते हो तो नल वैल्यू के पास स्पेस नहीं होता, वो खाली होता है, ठीक है, उसमें कोई बाइट जाया नहीं होते आपके। तो नल ना तो जीरो है, नल ना तो स्पेस है, याद रखिएगा, नल एक अलग ही चीज है। नल मीन्स खाली, बस एयर है, समझ ले, एम्प्टी है, ठीक है।
उसके बाद ये पहला कंस्ट्रेंट है, पहला रूल है डेटाबेस का कि नल वैल्यूज तब छोड़ देंगे जब हमें पता ना हो या डेटा इनकम्प्लीट हो, तो वहां नल छोड़ सकते हैं। और नल का मतलब जीरो नहीं है, नल का मतलब स्पेस नहीं है। दूसरा रूल है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का, वो है एंटिटी इंटीग्रिटी, इसका नाम है। एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब है कि नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन बी नल, यानी कि अगर इधर एक रोल नंबर कॉलम हो और वो उसको मैंने प्राइमरी की बनाया हो, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर कॉलम है, ये नेम का कॉलम है, ठीक है, और ये आपका सरनेम है, और ये आपके मार्क्स है, और ये एड्रेस है, दिस इज योर फोन नंबर फॉर एग्जांपल। नाउ इसमें ये वाला जो कॉलम है ना, विच इज प्राइमरी की, इसको मैं रेड येलो कलर में बना देता हूँ। ये जो कॉलम है ये आपका प्राइमरी की कॉलम कहलाएगा, ठीक है। प्राइमरी की कॉलम क्यों? क्योंकि रोल नंबर आपको पता है कि यूनिक होते हैं सबके, और रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं। तो जब आपके पास रोल नंबर यूनिक होते हैं तो रोल नंबर्स को खाली नहीं छोड़ सकते आप। जैसे कि ये 1 इसका रोल नंबर है, इसका 2 है, इधर कोई स्टूडेंट होगा उसका 3 रोल नंबर होगा। सपोज एक स्टूडेंट इसका 5 6 7 8 और 9। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिस जो कहे कि मुझे रोल नंबर नहीं मिला लेकिन मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ क्लास में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि रोल नंबर इज द प्राइमरी की, तो रोल नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, खाली नहीं हो सकता। तो ये दूसरा रूल है, कहता है कि इन अ बेस रिलेशन का मतलब कह रहा है कि ये रिलेशन यानी कि ये टेबल, नो एट्रीब्यूट यानी कि कोई भी कॉलम ऑफ प्राइमरी की कैन बी नल, यानी कि इसके अंदर कोई भी कॉलम यानी कि कोई भी इसकी रो ये खाली नहीं हो सकती, यानी कि इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती। इसमें लाजमी कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करोगे उसमें आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब इसको आप नल नहीं छोड़ सकते। आप सोचेंगे इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ या डुप्लीकेट वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 3 मरतबा दे दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं जा सकती और नल वैल्यू भी नहीं जा सकती, याद रखिएगा। तो ये दूसरा रूल है। रूल नंबर 1 वॉज नल, कि जब आपको वैल्यू पता ना हो तो वहां पे नल एंटर कर दो। दूसरा, आप प्राइमरी की में दूसरे कॉलम्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, याद रखिए। ये दूसरे कॉलम्स को मैंने कुछ भी नहीं कहा है, ये नल हो सकता है। ये प्राइमरी की कॉलम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नल नहीं हो सकता, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि दिस कॉलम कैन नॉट बी नल, यानी कि इसमें कोई भी रो खाली नहीं छोड़ सकते आप, उसमें लाजमी वैल्यू देनी होगी आपकी। तो इसको क्या कहेंगे, इस रूल को, इस रूल का नाम है एंटिटी इंटीग्रिटी। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है, जॉब के इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, या इवन मैंने अभी जीआरई दिया था, तो जीआरई में भी एग्जाम्स थे, क्वेश्चन थे इसके कि एंटिटी इंटीग्रिटी रूल्स क्या होते हैं। तो एंटिटी इंटीग्रिटी के रूल सिंपल है, दैट प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। तो प्राइमरी की के जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है, खाली नहीं छोड़ सकते उसको आप। अच्छा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दूसरा, तीसरा कंस्ट्रेंट। दो कंस्ट्रेंट मैंने आपको पढ़ा दिए। एक कंस्ट्रेंट था कि जब आपको वैल्यू पता ना हो तो उस जगह पे आप नल छोड़ दें, ठीक है, और वहां पे आप इसको नल खाली छोड़ सकते हैं। दूसरा रूल है कि प्राइमरी की वैल्यू यू कैन नॉट लीव एज नल, ठीक है। और तीसरा वो है फॉरेन की के लिए, फॉरेन की के लिए रूल यूज होता है। ये रूल कहता है इफ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, कहता है कि अगर फॉरेन की आपके पास मौजूद है अगर टेबल में, तो आइदर फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विथ कैंडिडेट की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स होम रिलेशन, और फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी होली नल। दैट मीन्स के कहता है कि या तो वैल्यू उसकी प्राइमरी की के साथ मैच होनी चाहिए या तो फिर वो नल होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखें, ये देखें, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। एक हो गया डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ये एक टेबल का कॉलम है। दूसरा उसका नाम है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। दो कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा टेबल है, इसमें एक 101 डिपार्टमेंट है, दूसरा 102 डिपार्टमेंट है, 103 और 104। अच्छा, इसमें 101 जो है वो आईटी डिपार्टमेंट है, 102 जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, 103 पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, और 104 पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट है। ये छोटा सा एक टेबल बनाया है, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, और ये टेबल है और इसका नाम है टेबल का
फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द टेबल इज डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स का टेबल हो गया और ये टेबल हमारा स्टूडेंट्स का टेबल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट जो है अली और अहमद, ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? हाँ, अगर ये अली है और ये अहमद है, ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? इस चीज को पता करने के लिए हम इस टेबल की जो ये प्राइमरी की है, इस तरफ इसको फॉरेन की बना के ले आएंगे। फॉरेन की बनाने से क्या फायदा होगा कि वो उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। इस टेबल की इस टेबल के साथ रिलेशनशिप बन जाएगी। जब रिलेशनशिप बन जाती है तो फिर ये डेटा इधर वाला इधर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे फॉरेन की कैसे बनाएंगे? ये प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पर इसको फॉरेन की बनाऊंगा इधर। तो मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर IT, ठीक है। तो ये देखें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की था, इस तरफ ये फॉरेन की बन गया। अब अली और अहमद दोनों जो है ये आईटी में पढ़ते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। तो इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 101 101 101 का मतलब क्या हुआ? इसकी आईडी से ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 101 का मतलब है ये आईटी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह से तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट है, ये मल्टीपल स्टूडेंट्स है। अब ये स्टूडेंट जो है ना, ये तीन स्टूडेंट फहद, खान और जिया, ये तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? ये 102 102 और 102 तीनों सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं। अच्छा, ये सारा और खान जो है ये दोनों किस में पढ़ते हैं? ये दोनों आईटी में पढ़ते हैं। तो अगेन दोबारा 101 101 लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ पे एक बार आईटी लिखना पड़ा और बार बार इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट किया है इधर के साथ। तो 101 का मतलब आईटी है और 102 का मतलब सॉफ्टवेयर, 103 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन, टेलीकॉम, इस तरह से, ठीक है। तो ये फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, और फॉरेन की को मैं इधर येलो कलर दे देता हूँ, ताकि या ऑरेंज कलर दे देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये प्राइमरी की है और ये यहाँ पर फॉरेन की बनी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था ना, यहाँ में आईटी लिखता बार बार, आईटी आईटी, ये आईटी में पढ़ते हैं, ये सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं, ऐसे भी लिख सकता था। और ये आईटी में पढ़ते हैं अगेन। तो इससे क्या नुकसान था? इससे नुकसान ये था कि आपका स्पेस जाया होता, बाइट जाया होते आपके, बार बार आईटी लिखना पड़ता ना। देखिए बार बार आईटी लिख रहा हूँ, बार बार सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ। तो अगर 1 लाख स्टूडेंट होते तो 1 लाख बार लिखना पड़ता मुझे आईटी। 10,000 स्टूडेंट होते तो 10,000 बार लिखना पड़ता मुझे आईटी। तो ये बाइट जाया करते हैं, आपका मेमोरी वेस्ट होता है इससे, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं? एक मर्तबा आईटी को स्टोर करते हैं और उसकी फॉरेन की रिलेशनशिप इसके साथ बना देते हैं। तो ये रिपीट होने से आपका स्पेस बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेशनशिप्स क्रिएट किए जाता है। और रिलेशनल डेटाबेस में आपको रिलेशन बनाने पड़ते हैं ताकि रिलेशन से पता चले कि कौन से टेबल का किस टेबल के साथ रिलेशनशिप है। अब कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। ये जो रूल था ये वाला रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला रूल, ये कहता है कि फॉरेन की जो वैल्यूज है ना, ये मैच होनी चाहिए प्राइमरी की के साथ। इसके साथ देखें, ये फॉरेन की वैल्यू जितनी भी है ये इसके साथ मैच होनी चाहिए। देखें 101 मैच हो रहा है, 101 मैच हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। 102 इधर भी है, 102 इधर भी है, तो मैच हो रहा है। 102 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, मैच हो रहा है। तो क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ जो यहाँ मौजूद ना हो? फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखूँ 105। अब 105 तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारे पास। तो ये स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल एक कामरान, और ये 105 में पढ़ता है अगर, तो आप क्वेश्चन ये करेंगे कि सर 105 तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है? तो ये इनवैलिड डेटा कहलाएगा। दिस रो इज इनवैलिड, ठीक है, क्योंकि ये 105 इज नॉट अवेलेबल, 105 मौजूद ही नहीं है। तो ये कैसे कह रहा है कि ये इस डिपार्टमेंट में पढ़ता है? तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटाबेस आपसे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 101 मौजूद है, 102 मौजूद है, 103 मौजूद है, 104 मौजूद है, लेकिन 105 इज नॉट अवेलेबल। तो 105 ये किधर से आया? ये इसमें एंटर नहीं कर सकते, ये एरर देगा आपको। इसको मैं रेड करता हूं ताकि आपको पता चले ये एरर की वजह से रेड किया है इसको। सो दिस इज इनवैलिड वैल्यू,
ठीक है, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल कहता है दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन की मस्ट मैच विथ द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल और इट कैन बी नल। या तो नल छोड़ दो या तो उसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए प्राइमरी की के साथ दूसरे टेबल में। अगर प्राइमरी की के साथ मैच नहीं हो रही तो आप नल छोड़ दें। जैसे कि कामरान कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है मुझे नहीं पता, अगर तो मैं इसको नल छोड़ सकता हूँ, खाली छोड़ सकता हूँ, लेकिन गलत वैल्यू एंटर नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ भी एंटर कर दें। तो ये तीसरा एक और स्टूडेंट है, इसका मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ता है तो 103 दे दिया, लेकिन इसका मुझे नहीं पता कामरान कौन से डिपार्टमेंट में है, तो मैं इसको खाली छोड़ सकता हूँ। ठीक है, नल तो छोड़ सकता हूं लेकिन गलत वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। बस ये चीज समझानी है आपको कि अब इसके दो रूल्स बन गए। ठीक है, प्राइमरी फॉरेन की के दो रूल्स बन गए। रूल नंबर 1 दैट इसकी वैल्यू प्राइमरी की के साथ मैच होनी चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल तो आप उसको खाली छोड़ दें, नल छोड़ दें। ये देखें नल छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन गलत वैल्यू एंटर नहीं कर सकते आप। 103 के 104 के अलावा इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इधर 105 106 107 ऐसी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो फॉरेन की के दो रूल्स हैं। एक रूल है दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन की मस्ट मैच विथ द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल और इट कैन बी होली नल। दोबारा डेफिनेशन पे आता हूं, देखें। इफ फॉरेन की एग्जिस्ट, कहता है अगर फॉरेन की मौजूद है, आइदर फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विथ कैंडिडेट की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स होम रिलेशन। कहता है कि उसकी कैंडिडेट की जो होम रिलेशन में मौजूद है उसके साथ मैच करना चाहिए, और फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी होली नल, या तो उसको नल छोड़ देना चाहिए। तो इंटीग्रिटी के तीन रूल्स पढ़ाए मैंने आपको। एक रूल था नल वैल्यू, दूसरा रूल पढ़ाया कि प्राइमरी की वैल्यू में आप खाली नहीं छोड़ सकते, नल नहीं छोड़ सकते। तीसरा रूल पढ़ाया कि फॉरेन की वैल्यू मैच करनी चाहिए प्राइमरी की के साथ, या फिर उसको आप नल छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी गलत वैल्यू इंटर नहीं कर सकते। चौथा आखिरी रूल, लास्ट रूल है जनरल कंस्ट्रेंट्स हैं। जनरल कंस्ट्रेंट्स आप अपनी मर्जी से बनाते हैं और ये डेटाबेस के ऊपर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 0 हो सकता है क्या? 0, मैं कहूं कि मेरा रोल नंबर 0 है तो नहीं हो सकता, या मैं कहूं कि -1 रोल नंबर है मेरा तो नहीं हो सकता। तो याद रखें कि ये रूल आप इस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप कहते हैं कि रोल नंबर, फॉर एग्जांपल आपने लिखा रोल नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और टोटल रोल नंबर हमारे पास 150 है फॉर एग्जांपल, तो मैं लिखूंगा रोल नंबर एंड रोल नंबर लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है, इससे इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आए तो वो एक्सेप्ट ना करे, अगर आपने इसको इस तरह लिखा है तो। ठीक है, 0 से ज्यादा हो, बड़ा हो यानी कि, और 150 से कम हो। तो ये आपने क्या बताया, इसको आप जनरल कंस्ट्रेंट कहेंगे। जनरल का मतलब है कि हर हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या रूल है कि आपको एंट्री टेस्ट में जो है 40% आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स होते हैं, और 50 मेरे ख्याल में 10 या 20% मैट्रिक होता है, और 30 या 40% शायद आपका इंटर होता है, और बाकी एंट्री टेस्ट के ऊपर होता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं। मेरा यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं, लम्स के अपने रूल्स हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो उनके अपने रूल्स हैं। तो वो रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से। ठीक है, जनरल कंस्ट्रेंट्स अपनी मर्जी से क्रिएट करके आप उनके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं इफ की, और वो फिर इफ की कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं ऑन द you can apply general constraints on any columns। ठीक है, अच्छा, अब आपको जनरल कंस्ट्रेंट में एक, अच्छा सपोज करें एज का कोई कॉलम हो, तो एज के कॉलम पे आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि भाई किसी भी स्टूडेंट का एज जो है वो 16 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, या 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अपनी एज इंटर करता है 0 या 5 या 10 तो वो एक्सेप्ट ना करे सिस्टम उसको।
या कोई स्टूडेंट अगर अपनी एज 100 एंटर कर रहा है तो सिस्टम एक्सेप्ट ना करे इसको। अच्छा, ये मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट अपनी मार्क्स एंटर कर रहा है 1000, तो 1000 तो मार्क्स होता ही नहीं है। तो अगर स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं और मिनिमम मार्क्स आपके 0 होते हैं, तो अगर स्टूडेंट कोई -5 एंटर कर रहा है तो वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। या अगर सपोज करें कि आपकी परसेंटेज जो है वो 100 होती है मैक्सिमम, तो कोई स्टूडेंट अगर 101% एंटर कर रहा है तो वो एक्सेप्ट ना करे। तो ये रूल्स आप खुद बनाते हैं इफ की कंडीशन लगा के, और किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की जरूरी नहीं है, इनमें से भी किसी कॉलम पे लग सकते हैं। जैसे कोई किसी स्टूडेंट का फोन नंबर 11 डिजिट के होने चाहिए फॉर एग्जांपल, तो 11 डिजिट से अगर कम नंबर एंटर करे तो वो एक्सेप्ट ना करे। सो दीज आर नोन एज जनरल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। वन, वैल्यू नल, जहाँ पे आपके पास वैल्यू मौजूद ना हो वहां आप उसको नल छोड़ दें या खाली छोड़ दें। रूल नंबर 2, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मींस के प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, उसमें लाजमी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कोई भी रो खाली नहीं छोड़ सकते आप। प्राइमरी की कॉलम की सिर्फ बात कर रहा हूं, बाकी कॉलम्स की बात नहीं कर रहा। दूसरा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विथ द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ अदर टेबल, और इट कैन बी होली नल, या तो वो नल होनी चाहिए, नल नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए प्राइमरी की के साथ दूसरी टेबल में। अगर दूसरी टेबल में वैल्यू मैच नहीं करे तो गलत वैल्यू इंटर नहीं कर सकते, आप नल छोड़ सकते हैं लेकिन। चौथा, जनरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये आप अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से रूल्स बनाते हैं, एंड यू अप्लाई दोज रूल्स ऑन द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशंस, एल्स कंडीशंस, या किसी और तरीके से इनके ऊपर ग्रेटर देन, लेस देन लगा के आप कंडीशंस अप्लाई करते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड जनरल कंस्ट्रेंट्स। ये हम अप्लाई करते हैं अपने कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। सो ये यहाँ तक है। 16 नंबर स्लाइड व्यूज की है, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा आपको। व्यूज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जब हम ओरेकल को यूज टू हो जाएंगे, तो फिर व्यूज पढ़ाऊंगा। अभी व्यूज समझ नहीं आएगा कि व्यूज होते क्या है। यहाँ तक इसको रखें। ये व्यूज मैं आपको लैब के साथ करवाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि व्यूज क्या होता है। यहाँ तक मैंने आपको कराया है स्लाइड नंबर 15 चैप्टर 3, ठीक है। सो ये प्लीज यहाँ तक इसको आपने पढ़ना है, और क्वेश्चंस अगर होंगे तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ओके, यस, यस क्वेश्चन है। सर ये जो एसक्यूएल है, ये जो केस सेंसिटिव नहीं है? जैसे आपने डिपार्टमेंट आईडी लिखा तो आपने डी एक जगह पे आपने छोटा लिखा और डी एक जगह आपने अपर केस में लिखा, तो क्या इसको ओरेकल मतलब लाइक इसमें एरर नहीं देगी? नहीं बेटा, ये जो ओरेकल है इट्स नॉट केस सेंसिटिव। एसक्यूएल लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। कैपिटल या स्मॉल का फर्क पता नहीं चलता एसक्यूएल को, तो इसलिए इसका कोई एरर नहीं आएगा। ओके सर। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू अगेन। मैं आज आपको थोड़ा सा इसका इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा ओरेकल की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं कि हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल। क्विकली एक ओरेकल की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, और फिर मैं आपको उसकी फर्स्ट प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें घर पे भी अपने पास। सो लेट मी सी कि मेरे पास ओरेकल सेटअप है इसमें। यस, आई हैव द सेटअप। ये इसको मैंने डबल क्लिक किया। भाई, जिन्होंने अभी तक ओरेकल नहीं इंस्टॉल किया उनके लिए है, सो प्लीज गौर से देखिएगा। और 11G मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है मेरे पास। ये 11G ओरेकल का आप डाउनलोड करेंगे और अपने पास इंस्टॉल करेंगे। ये 11G के लिए मैं आपको गूगल पे साइट भी बता देता हूँ। गूगल पे जाके लिखोगे ओरेकल 11G एक्सप्रेस, ठीक है। ये डाउनलोड के लिए क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये लिंक आ जाएगा ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन। यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये यहाँ भी मौजूद है 11G एक्सप्रेस एडिशन, इधर से भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ है, बल्कि पीडीएफ फाइल। सो लीव इट, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। और इधर जाए, और अगर आपको वहां से मिल जाता है डाउनलोड तो ठीक है, वरना फिर आप उसकी आर्काइव में चले जाइएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
सो ये रहा डेटाबेस ओरेकल एक्सी इंस्टॉलेशन। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे आएंगे जैसे ही आपको 18C मिलेगा, 18C मौजूद है। 18C में भी चाहे तो 18C इंस्टॉल करें, लेकिन आई डोंट नो, मैंने इसको यूज किया नहीं अभी, तो इसकी मे बी कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हो। तो अगर आप इसके पुराने वर्जन में जाना चाहें 11G के लिए, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। ठीक है, प्रायर रिलीज आर्काइव में चले जाएं। आर्काइव में जाएंगे तो ये रहा 11G R2, ये डाउनलोड करें विंडोज के लिए, और जो लिनक्स यूज करते हैं उसके लिए ये लिनक्स का वर्जन पड़ा हुआ है दोनों। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन इट तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पीसी में। मैं कैसे गया दोबारा बता देता हूँ। मैंने लिखा oracle.com पे आया, और ये आपको 18C यहाँ पे मिल रहा है। 18C मुझे नहीं चाहिए, मुझे 11G चाहिए। तो ये उसके अर्लियर वर्जन्स जो है आर्काइव में पड़े हुए हैं। इस पे आया और यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, और ये मेरे पास 32 बिट भी मौजूद है, 64 बिट भी मौजूद है। जिसको जो वर्जन चाहिए डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद what you have to do is you have to install it with this। डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो ये सेटअप रेडी हो गया है। नेक्स्ट किया मैंने, एक्सेप्ट किया लाइसेंस को। मुझे कह रहा है कि सी ड्राइव पे इंस्टॉल करूं, तो मैं इसको सी पे नहीं करना चाहता, मेरा सी ड्राइव फुल हो जाता है। तो मैं इसको अपने लैपटॉप में ई ड्राइव पे करना चाहता हूँ। आपके पास सी में जगह हो तो आप सी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करें। पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको पासवर्ड टेस्ट दे रहा हूँ, TEST। आप अपनी मर्जी से पासवर्ड दे सकते हैं। और ये देखें ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासवर्ड है सिस अकाउंट का और सिस्टम अकाउंट का। ये देखें ऊपर पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, एंटर कंफर्म पासवर्ड फॉर द डेटाबेसेस। दिस पासवर्ड विल बी यूज्ड फॉर बोथ सिस एंड सिस्टम डेटाबेस अकाउंट्स। ओरेकल में ये दो मेन अकाउंट्स हैं, और ये दोनों एडमिन अकाउंट्स है, याद रखिएगा, सिस और सिस्टम। इसका पासवर्ड है ये टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट किया। अब ये इंस्टॉलेशन करेगा, तो मैंने इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया। नाउ इंस्टॉलेशन हैज स्टार्टेड। अब ये 2-3 मिनट लगाएगा, अपने फाइल एक्सट्रैक्ट करेगा और ई ड्राइव के ऊपर मेरे पास इंस्टॉलेशन करेगा। और उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो वेब बेस्ड वर्जन है वो भी दिखाता हूँ, और कमांड लाइन वर्जन है, दोनों दिखाता हूँ कि हाउ टू एग्जीक्यूट योर SQL कमांड्स। और फिर मैं आपको ओरेकल की फर्स्ट लैब जो है वो दिखाता हूँ। बाकी उसकी जो वीडियो है लैब की वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप परफॉर्म करेंगे। मैनुअल में अपलोड करता हूँ आपके ग्रुप पे, 1 बाय 1 देखते जाइएगा और वो लैब परफॉर्म कीजिएगा। इंस्टॉलेशन इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बार बार क्वेश्चन मुझे फेसबुक पे स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर ये इंस्टॉलेशन समझ नहीं आई, ये लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड भूल गए। तो इसलिए ये मैंने कहा कि आपको एक बार करवा ही दूं उसको। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट किया है मैंने, और ये इंस्टॉलेशन इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ये अबाउट टू फिनिश। बस जैसे ही ये फिनिश हो जाएगी तो फिर हम इस पे लॉगिन करके देखते हैं। ऑलमोस्ट डन। कॉन्फ़िगर हो रहा है डेटाबेस। अब डेटाबेस इंस्टॉल हो गया है, बस अब उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हो रही हैं। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती हैं तो फिर हम इसको रन करते हैं। जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बाकी जिनको नहीं है तो दे हैव टू इंस्टॉल इट अगेन। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। इसके लिए यू हैव टू ओपन द ब्राउजर and then write the URL which I have already given you, but let me write it again on the notepad file, you can note it around। ये मीटिंग इट्स अबाउट टू ओवर इन 1 मिनट, तो दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा आफ्टर 1 मिनट। मीनवाइल ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी जब तक। मैं ये URL लिख देता हूँ जो कि हमें रन करनी पड़ती है, और ये URL आपको याद रखनी है आइंदा। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस URL। ठीक है, HTTP लोकल होस्ट 8080 और 8080 apex। ठीक है, दिस इज द URL, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये अपने पास लिख लें, अदरवाइज यू कैन टेक पिक्चर ऑफ इट इफ यू लाइक टू।